जी नमस्कार, मैं राजेश भारत आंदोलन आईडीपी से टीवी आईडीपी में आपका स्वागत है। हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, नैतिक मुद्दों पर बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप टीवी आईडीपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के साथ हाजिर हैं उसमें एक बहुत ही ज्वलनशील इशू है कि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को तहस नहस करने की सारी कोशिशें हर तरफ से स्टेट पावर कर रही है। स्टेट पावर जिसका रोल आना चाहिए था ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने का, ऐसी चीज़ों को रोकने का, कि जब भी कोई सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होता हो तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती और उन चीज़ों को रोकती, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में काम करती। लेकिन हमने यहाँ देखा कि किस तरह से अभी ये जो कोरोना महामारी का दौर और इसके अंदर मरीजों की जब संख्या भारत सरकार जारी करती है तो उसके अंदर एक समुदाय की संख्या अलग से जारी की जाती है कि इस समुदाय के इतने लोग, और इस समुदाय के इतने लोग तबलीगी कह के जारी किए जाते हैं। तो ये सरकार की वो कुचेष्टा है जिसमें ये दिखाया जाए कि ये समुदाय अलग है, ये अलग है, ये हम हैं, वो है। हम और वो में बांटने का ये जो सिलसिला बनाया सरकार ने, उसने हमारे यहाँ पे समाज में बहुत बड़ा जहर घोला और वो आने वाली पीढ़ियों को कीमतें चुकानी पड़ेंगी। उस वक्त रिजल्ट और ज़्यादा चिंताजनक पैदा होंगे, समाज तहस नहस होगा। एक बात, इसी मानसिकता के चलते हमने ये देखा कि भारत का मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा यूं लगता है जैसे सरकार की गोद में जा बैठा हो, उनकी कुचेष्टाओं को फलीभूत करने में लग गया। सरकार की उन कुचेष्टाएं जो समाज को बांट देने की, बांट के वोटों को इकट्ठा करके अपने यहाँ डाल लेने की, उस बंटवारे में देश की मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटा देने की, ये सारी साजिशें फलीभूत करने में, उसको फलाने फुलाने में मीडिया किस तरह से कारगर हो रहा है, किस तरह से मददगार हो रहा है, वो नमूना हमने यहाँ पे देखा कि कोटा में, अभी हमारे राजस्थान में कोटा में एक मौत हुई और उस मौत में जो साथी गुजरा, जो साथी कोरोना की चपेट में आके दिवंगत हो गए, उनकी पत्नी के नाम से एक बयान जारी किया गया, अखबारों में प्रमुखता से छापा गया कि शायद मोची मोहल्ले से मुस्लिम आए होंगे और उन्होंने हमारी गाड़ियों पे और हमारे किवाड़ों के हैंडल पे हाथ लगा दिए होंगे, ऐसी हमें शंका है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये कोरोना फैल गया और हमारे ये आदमी गुजर गए। मुझे शंका है, कंफर्म कुछ नहीं है। एक लेडी को शंका, हम उस बहन के दुख में शामिल हैं, लेकिन ये जहर जो उसके मन तक उतार दिया है इस सरकारी मशीनरी ने और इस मीडिया ने, उसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने जाना नहीं है, उन्होंने परखा नहीं है, उन्होंने कहीं से कंफर्म भी नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह देती हैं, कहा या नहीं कहा ये भी कोई जानता नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल के अखबार लिखते हैं कि मोची मोहल्ले से मुस्लिम आए होंगे कोरोना से पीड़ित, उन्होंने हमारी गाड़ियों के, हमारे किवाड़ों के हैंडल्स के हाथ लगाए होंगे, ऐसी हमें शंका है, इसलिए हमारे इन आदमी के कोरोना की चपेट में आ गए और इनका देहांत हो गया। मैंने ये बात रिपीट की है, और इसलिए कि ये बहुत चिंता वाली बात है कि मीडिया जो हर खबर को परख के लिखने की जिम्मेदारी जिस पे है, सत्य को निकालने की जिम्मेदारी जिस पे है, गलत के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा करने की बात का जज्बा जगाने की जिम्मेदारी जिस पे है, और सरकार के गलत के खिलाफ विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी जिस पे है, उसका ऐसा घटिया रोल आता है
तो ये इस लोकतंत्र का चौथा पाया दीमक का शिकार हो गया है, खोखला हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, बेईमान हो गया है, गैर जिम्मेदार हो गया है। जितने नकारात्मक शब्द इसके साथ जोड़े जा सके वो सारे इसके साथ स्टैंड करते हैं। उस वक्त जरूरत थी एक रिसर्च की, उस वक्त जरूरत थी उसको परखने की, और स्टेट पावर की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन खबरों पे, ऐसी खबरों पे लगाम लगाती, बाद में सवालिया निशान लगाती, प्रेस आयोग भी सवाल खड़े करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बातें गाहे बगाहे, जाने अनजाने आम लोगों के जहन में इस तरह से डाली जाती हैं, धीमे जहर के रूप में, ताकि ये टूटन हर जगह हो, हर जगह हम और वो में समाज टूटे। और जब हम और वो में समाज टूटता है, हम एक संप्रदाय, वो दूसरा संप्रदाय, तो ये देश को नुकसान होता है, पूरी कौम को नुकसान होता है, पूरी मानवता को नुकसान होता है। और इसको बचाने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सब आम लोग, जैसी भी हमारी ताकत है, किसी चौराहे पे खड़े होकर चाहे दो लोगों से बात करने की, वो भी एक मीडिया का रूप है, हथाई के रूप में, चाहे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से, टेलीफोनिक बातों से भी, हम इन बातों को जितना फैला सकें, शैक्षिक जागृति जो कर सकें, डिबेट्स के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जिम्मेदारी आज हमें लेने की जरूरत हो गई है। क्योंकि हमारी जो पीड़ाएं हैं, आम व्यक्ति की जो पीड़ा है, वो इस सिस्टम की संचालक शक्तियां, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं सुन रही हैं। सुनाने कहां जाएंगे? लोग बेचारे पीड़ित होकर, मजदूर जो दिहाड़ी कमाने गए थे, रोजी रोटी कमाने गए थे, सड़कों में बैठे हैं लाखों लोग। 17 लाख का रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ राजस्थान के लोगों का हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, जो अपने घरों में आना चाह रहे हैं। 17 लाख कम संख्या नहीं होती है, पूरे भारत का जोड़ दो तो पता चले करोड़ों में जाएगी बात। और वो बेचारे मारे मारे कहीं न कहीं सड़कों में या किसी दूसरे के ठिकाने पे किस तरह से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, गरिमाहीन जीने का संघर्ष, रोटी की को तरसते हुए, पानी को तरसते हुए, और सबसे बड़ी चीज इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो फिजिकल डिस्टेंस आपने डिसाइड की, 6 फीट की दूरी, उसको भी तरसते हुए। तो इन चीजों की ओर ध्यान कौन देगा? सरकारी सिस्टम का तो सिर्फ ये तरीका है कि जैसे तैसे दिन चलाओ, आगे चलाओ, लोगों के विद्रोह को दबाओ, जितनी लूट को बढ़ा सको लोगों से लूटो, जितना कारपोरेट घरानों में पहुंचा सको उनको पहुंचाओ, और उसमें से फिर अपना हिस्सा चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरह से जाता है, चुनावी कैंपेन में जिस तरह से जाता है, करोड़ों रुपए में वो जितना ले सको ले लो। ये सारा खेल जनता को लूट का है। और अगर बजट में कमी होती हो तो फिर चाहे लोगों को जहर दे के भी पैसा कमा लो, जैसा अभी पिछले 2 दिनों में शराब के ठेके खोलकर और लोगों को लूटना, करोड़ों की लूट जिस तरह से शुरू की और लोगों को तबाही के रास्ते पे फिर से डाला। कि कहां तो लोगों को जिंदगी को गरिमामय बनाने की जरूरत होती है। क्या शराब पीने से गरिमामय जिंदगी होती है? कहां उनको स्वस्थ बनाने की बात होती है? क्या शराब पीने से स्वस्थ होंगे लोग? बौद्धिक रूप से संपन्न बनाने की, मजबूत बनाने की बात होती है। तो क्या नशेड़ी व्यक्ति, दारूडिया व्यक्ति बौद्धिक रूप से मजबूत होता है? हर तरह से लोगों को मारने की बात, लेकिन सिर्फ पैसा है। क्योंकि शराब के ठेकेदारों ने हमारी शराब के ठेकेदारों से हमारी सरकार के संचालकों ने चुनाव में करोड़ों रुपया लिया है। उनके बंधक हैं, उनके गुलाम हैं।
उनको पैसा कमा के देना, वो पैसा जनता की जेब से निकाल के उन तक पहुंचाना है। इसलिए ये शराब के ठेके खोल दिए हैं। और वो बात चल रही थी कि लोग जो सड़क में खड़े हैं, पड़े हैं, फंसे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, पैदल चल के जिस तरह से घरों में पहुंच रहे हैं और कुछ मर भी रहे हैं, उनकी चिंता छोड़कर शराब के नशेड़ी की तरह से जैसे कोई तर्कहीन फैसले होते हैं, उस तरह से सरकार फैसले कर रही है। और वो फैसला ये, जिसपे हम देखें कि विदेशों में जो संपन्न लोग गए थे उनको हवाई जहाज में भर भर के भारत ले आए। और अभी कल ही 13 देशों से ऐसे लोगों को लाने का ऐलान सरकार ने किया है। उनसे किराया ले या ना ले कोई परवाह नहीं, लेकिन मजदूर अगर जाएगा अपने घर की तरफ, वहां कोई रेल की व्यवस्था भी होगी तो चाहत ये होगी कि टिकट भी मजदूर से ले ले और उसपे 50 रुपया एक्सेस चार्ज भी कर ले पर टिकट। ऐसा हुआ। और फिर एक गुमराही का जाल बुनने की कोशिश की सत्ताधारी दल के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, कि नहीं 85% तो रेलवे वहन कर रही है। बिल्कुल झूठ थी वो बात। वो 40% की छूट थी, 42% की छूट थी, आना जाना दोनों मिला के शायद वो 84-85% हो रहा था। और 15% जो राज्य सरकार है वो टिकट उकट बेच के पूरा कर रही थी। अब ये कांग्रेस की अध्यक्षा ने घोषणा की तो कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि हम वहन कर लेंगे, इस तरह का थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन टिकटें कटी, मजदूरों से पैसे लिए गए। टिकटों के नमूने आपने भी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में देखे होंगे। वो सच्चाइयां हैं जिन सच्चाइयों को दबाया जा रहा है। और उन सच्चाइयों के खिलाफ आज ये मीडिया जो स्थापित है, जो मीडिया घराने कहीं न कहीं सरकार की गोद में जा बैठे हैं, वो नहीं उठाएंगे। वो सरकार के लोग जो हमने एमएलए एमपी जिता के भेजे, वो इन बातों को नहीं करेंगे। न्यायपालिका में आप बात लेके जाओगे, सुनने के लिए वक्त नहीं है उनके पास, लेकिन सरकार के चाटुकार अर्णव के लिए सुनने की बात उसके पास आधी रात का भी वक्त है। कोरोना टेस्ट के 4200-4500 रुपए लेने का जो फैसला करवाना था, उस सरकार को सुनने के लिए आधी रात को भी वक्त है। और उस सरकार के पक्ष में जनता के खिलाफ फैसला दे देंगे 1 मिनट में। तो सरकार के ये इदारे, हमारे जीवन को संचालित करने के ये इदारे जब हमारी बातें ना सुने, ये एजेंसियां जब हमारी बातें ना सुने और वो सत्ताधीश की गुलाम हो जाएं, तो फिर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आप पर और हम पर ही दायित्व है कि इस पे हम उठें और बातों को आगे तक पहुंचाएं, एक विरोध दर्ज कराएं। अभी कल भी ये फैसला, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों का हमने देखा, बड़ी चिंता हुई। एक देखा कि किसी एक देश ने भारत के कुछ गलत बातों पे कोई टिप्पणी की और उसको दिल्ली के मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ने आगे साझा कर दिया कोई सोशल पोस्ट में। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। शाहीन बाग में जो लड़े, जिन्होंने ठीक बातें उठाई, उन बच्चों को गिरफ्तार करना अब इस महामारी के दौर में शुरू किया। उनके घरों तक सरकारें पहुंच रही है, पुलिस पहुंच रही है, उनको गिरफ्तारियां कर रही है, उनको बंद किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आज विरोध नहीं सहा जाएगा। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा, वो भी विरोध की बातें सुनते थे। रजवाड़े भी थोड़ी थोड़ी बातें सुनते रहे, लेकिन आज ये सत्ता के मद में अंधे लोग जिस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक राइट क्रैश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख वाली बात है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये थी डेमोक्रेटिक राइट्स की, कि महामारी अधिनियम में जिस तरह से आपदा प्रबंध के नाम से अधिकरण बने और उन अधिकरणों में सारी पावर उसके मुखिया को चली गई, मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बैठे हैं और हर चीज जो कुछ भी नया इस देश में लागू करना, वो चाहे भारत सरकार का मंत्रालय करे, चाहे राज्य सरकार करे, राज्य सरकार के मंत्रालय करे, उनसे सहमति लेनी है। ऐसी सुपर पावर बना के छोड़ दी
कि हर चीज उनसे पूछो। तो फिर वो संघीय भावना, वो डेमोक्रेटिक राइट, वो विकेंद्रीकरण, वो सारे संवैधानिक नुक्ते, भारत के संविधान के वो नुक्ते कहाँ गए? इसका मतलब है संविधान को दुत्कार रहे हैं आप, संविधान पर प्रहार कर रहे हैं आप, संविधान की उन बातों को लागू होने से रोक रहे हैं। आपके सारे ये कुक्रम असंवैधानिक हैं और इनको रोकने की जरूरत है। इन चीजों पे हम गौर करेंगे, इन चीजों पर भी गौर करेंगे कि किस तरह से काले कानून अभी लागू किए जा रहे हैं कि इसके खिलाफ बोले तो आपको इतनी सजा, उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट के नाम से जो महामारी अधिनियम में लाए। पहले एक वीडियो में हमारी चर्चा हो गई, इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं कर रहे, पहले के अंक में ये चर्चा हुई। इसी तरह से तीसरी बात थी भूखमरी की बात, महंगाई की बात। पूरी दुनिया चेता रही है, महंगाई महामारी से भी बड़ा संकट बन के सामने आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से रिलीफ नहीं आ रहा है। आना चाहिए, कब आएगा पता नहीं। नाटक हो रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन लोग 500 रुपए के लिए 30-30 किलोमीटर तक चल के जा रहे हैं। आगरा का प्रकरण आपको ध्यान होगा कि जब पता चला कि 500 रुपए खाते में आए सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, वो एक बूढ़ी औरत जिसको कमर झुकने की वो बीमारी थी और बेचारी चल के 30 किलोमीटर बैंक में आई, पता चला कि नहीं आपका जनधन खाता नहीं, आपके यहाँ नहीं है, और वो लौट के गई दुखी होके कि 500 रुपए के लिए कोई 30 किलोमीटर चल के आ जाए। इससे बड़ी गरीबी, इससे बड़ी मजबूरी किसी की क्या होगी? ये एक आईना है हम सब के लिए। हमारे यहां भी ये गंगानगर राजस्थान में हमने देखा कि जो भूख से मर रहे बेचारे लोग हैं, जिनके मवेशी पशु चारा नहीं उनके पास, कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे से सामना होता है किस तरह से हम कुछ उस घर से लाके देते हैं, कुछ उस घर से लाके देते हैं, बड़ी छोटी जेब या बिना जेब के लोग हम सब, और उनका जिस तरह से इन जीवन चलाया, जिंदगी जिंदा रखा उनको इन लॉकडाउन के दिनों में, वो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। सरकारी दावे, प्रशासनिक दावे ही रहे, उन तक राशन नहीं पहुंचा, उन तक पैसे नहीं पहुंचे। तो इन चीजों के खिलाफ आज उठ खड़े होने की जरूरत आ गई है। अगर ये चीजें हम लोग ना कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और इन सारी परेशानियों को हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ा के, कम्युनल हार्मोनी को नष्ट करके जिस तरह से नाटक हो रहे हैं, उसको रोकना आज वक्ती तक आ जाए। किसान पे जो प्रहार हो रहे हैं कि फसल पक गई, 6 महीने की मेहनत आई, बाकी सब लोग तो लॉकडाउन में थे, अपने घरों में थे, आराम से बैठे थे, लेकिन किसान खेतों में काम कर रहा था, कटाई कर रहा था, फसल निकाल रहा था, उसके बाद आगे की तैयारी है, लेकिन उसकी फसल नहीं बिक रही क्योंकि मंडियां नहीं खुली। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, उस पर खरीद शुरू नहीं हुई। पंजाब को छोड़ के दूसरी जगह कहीं गारंटी भी नहीं, 2-3 फसलों को छोड़ दो तो गारंटी नहीं कि उसको खरीदेंगे। और इसके समांतर गांवों में जो फसल माफिया एक्टिव हुआ कि सरसों को 800-1000 रुपए क्विंटल कम खरीदा, गेहूं को 300-400 रुपए क्विंटल कम खरीदा, जौ को 200-300 रुपए 500 रुपए क्विंटल कम खरीदा। इस तरह से किसानों को लूट करके जो इन काला बाजारियों ने अपना घर भरा, उसको रोकने के लिए सरकार की किसी भी मशीनरी ने कोई काम नहीं किया। तो ये चीजें लूट की हमें चेताती है कि वो जो देश का पेट भरने वाला किसान, वो तबाही के कगार पर, उसको बचाने के लिए, मानवता को भूख से बचाने के लिए और मानवीय समाज को इस सांप्रदायिक सौहार्द को टूटने से बचाने के लिए
अंध सांप्रदायिक राष्ट्रवाद में फंसने से बचाने के लिए आज दोस्तों आपकी के एक्टिव होने की जरूरत है। इसलिए हम बहुत सारे साथी, जिसमें राजस्थान की अलग अलग जगह के साथी हैं, उन लोगों ने कमर कसी है कि वो सब इकट्ठा होंगे, विभिन्न माध्यमों से कोरोना महामारी के लिए लॉकडाउन के जो नियम बनाए हुए हैं उनको बिना तोड़े हुए, देश के कानून व्यवस्था की कदर करते हुए अपने प्रतिरोध को दर्ज कराएंगे। आप भी साथ दें, आप भी सहयोग करें। वो ड्राफ्ट हम इसी सोशल मीडिया पे कल सुबह 8 बजे की चर्चा के बाद जारी करेंगे और उसमें जो भी भागीदार होना चाहे वो अपने फोन नंबर, अपना पता जरूर लिखे। उसके भागीदार होने का तरीका क्या रहेगा वो कल की चर्चा में फाइनली तय हो जाएगा और उसके लिए एक व्यापक चर्चा हम संभवतः कल दोपहर 2 बजे करेंगे। कल का मतलब 7 मई 2020 दोपहर 2 बजे हम सब लोग सोशल मीडिया पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप फोन नंबर वगैरह कुछ भेजेंगे इसी के नीचे लिखकर, तो उससे हम आपस में जोड़कर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सब ने ये बातें इत्मीनान से सुनी, आप सबका धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन, टीवी आईडीपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आंदोलन आईडीपी की इस पहल में सहयोग करें। राजस्थान भर के अलग अलग साथी जो जुटे, उन्होंने ये भी तय किया कि वो बिना अपनी आइडियोलॉजिकल अप्रोच और बिना सांगठनिक पहचान खोए उनके बीच में जो भी साझापन है उसको एक्टिवेट करते हुए इस सरकारी गलत का प्रतिरोध दमदार तरीके से दर्ज कराएंगे। उसमें व्यक्ति भी, संगठन भी, सब शामिल हो सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी शामिल हो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी आईडीपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।